आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी, आदरणीय हितेश जी, अन्य सभी प्रबुद्ध श्रोतागण, माताएं, बहनें, बंधुओं, हम लोग आज इसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में पांचजन्य के द्वारा यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हितेश जी ने मुझे जो विषय दिया है वह इस अगस्त माह का महत्वपूर्ण विषय है। अभी 2 दिन बाद 15 अगस्त को हम 80वें वर्ष में प्रवेश करेंगे अपने स्वतंत्रता के। स्वाधीनता के 79 वर्ष पूर्ण करके हम 80वें वर्ष में प्रवेश करेंगे। 8 दशकों की यह स्वाधीनता की यात्रा का स्मरण करते समय और उसके विजय का गान करते समय, उस स्वाधीनता के साथ ही जो हमारे राष्ट्र का विभाजन हुआ, उस विभाजन की विभीषिका का स्मरण भी हमारा एक महत्वपूर्ण दायित्व है। इसलिए आज मैं आपके साथ विभाजन विभीषिका के बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा। भारत एक अखंड राष्ट्र के रूप में सारे विश्व में हम देखते हैं एक बड़े सब कॉन्टिनेंट भी उसे कहते हैं, उपमहाद्वीप के रूप में प्रसिद्ध है। हम लोग उसे जम्बू द्वीप कहा करते थे और उस जम्बू द्वीप के खंड खंड होते हुए आज केवल मात्र 1/3 भूभाग को हम भारत मान करके चल रहे हैं। आज हम जिसे भारत कहते हैं, राजनीतिक रूप से जो भारत का मानचित्र हम देखते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक के जिस भारत को हम वर्णन करते हैं, वह तो पूरे जम्बू द्वीप का मात्र 1/3 हिस्सा है। 2/3 भाग बट गया। इसलिए 1946-47 में जो भारत का विभाजन हुआ और भारत की दोनों भुजाएं कट करके पश्चिम पाकिस्तान और पूर्व पाकिस्तान भारत से अलग हुए, वह भारत का पहला विभाजन नहीं था, अंतिम विभाजन था। जब मैं विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन का सचिव था, तब हम एक मासिक विमर्श की गोष्ठी वहां पर आयोजित करते थे। एक मासिक गोष्ठी में हमने फ्रांस के फ्रेंच, मतलब भारत में ही रहते आजकल तो, फ्रेंच पत्रकार फ्रांसवा गोते को विषय लेने के लिए बुलाया। जब मैं उनसे मिलने के लिए गया था और उनको पूछा कि आप किस विषय पर प्रबोधन करेंगे, तब उन्होंने कहा मेरा विषय होगा ड्यूटी ऑफ रिमेम्बरेंस, स्मृति का दायित्व। जब उन्होंने बोलना प्रारंभ किया तो उन्होंने कहा आज इजरायल इतने शत्रुओं द्वारा घिरा हुआ भी शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि हमने अत्याचारों को भुलाया नहीं है। हमारे ऊपर हुए अत्याचारों को हमने स्मरण रखा है। हर यहूदी माँ अपने पुत्र को स्मरण कराती है कि किस प्रकार उनको इजराइल की अपनी जन्मभूमि से हटाया गया और पूरे विश्व में फैल गए, और उस विश्व में फैली हुई माताएं भी लगातार अपने पुत्र को याद दिलाती थी कि अगला शुक्रवार यरूशलेम अवश्य जाएंगे। यह जो स्मरण, स्मृति को, अपने इतिहास को याद रखने का जो कर्तव्य है, वही कर्तव्य विभाजन विभीषिका दिवस के पीछे का उद्देश्य है। 14 अगस्त को केवल विभाजन का स्मरण करना और भारत पुनः अखंड हो इसका संकल्प लेना, यह केवल इतिहास के लिए आवश्यक नहीं है, इतिहास समझने के लिए आवश्यक नहीं है, हमसे जो छुपाया गया उसको पुनः स्मरण करने के लिए आवश्यक नहीं है। यह वर्तमान और भविष्य के भारत के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। विभाजन अत्यंत दुखद ऐसी हमारे भारत के इतिहास की घटना है। परिवार टूटे, न जाने कितने घर टूटे, घर बिखरे। जो लोग जीवित भारत में आ भी गए, उन हिंदू भाइयों बहनों के कितने जड़ें कट गई और कितने नाते रिश्ते टूट गए। कितनी महिलाओं पर अत्याचार हुए, कितने बलात्कार हुए, लाखों की संख्या में लोग मारे गए। यह एक बहुत बड़ी विभीषिका है जिसका स्मरण यदि हम नहीं करते हैं तो हम
उन सारे हमारे पूर्वजों के साथ में द्रोह करते हैं। इसलिए अभी ये पूरा पक्ष, ये 15 दिन, 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक अगस्त माह में हम इस विभाजन की विभीषिका का स्मरण करें। किस प्रकार से हमारे देश के साथ में अन्याय हुआ, 2 नेशन थ्योरी किस प्रकार से चली। और आज हमको इतिहास में बताया जाता है कि हिंदू मुसलमानों के बीच में दंगे हुए, हमको बताया जाता है कि दोनों तरफ जनहानि हुई, दोनों तरफ प्राण हानि हुई। यह अत्यंत बड़ा असत्य है, कोई संतुलन ही नहीं है। जिस प्रकार की हत्याएं वर्तमान पाकिस्तान में, पूर्व के पंजाब में और हमारे पूर्व के बंगाल में हुई, जिस प्रकार की हत्याएं हुई हिंदुओं की, सिखों की, बौद्धों की, जैनों की, सनातनियों की, उसका सारे विश्व में कोई सानी नहीं है। विश्व के किसी दूसरे नरसंहार के साथ, किसी दूसरे वंश निर्मूलन के साथ उसकी तुलना नहीं हो सकती। ये दोनों तरफ हो रहा था, ये कहना अत्यंत असत्य है। गोपाल पाठा जैसे कुछ वीरों ने सुहरावर्दी का विरोध किया तो उनको चुप बैठाने के लिए नवाखाली में और उपोषण किया गया। यह एकतरफा पूरी प्रकार से मजहब के आधार पर की गई हत्याओं की श्रृंखला थी। ट्रेनें के ट्रेनें भर करके शवों को भेजा गया। स्वतंत्र भारत के उपहार के रूप में हमारे राजस्थान के और रेलवे स्टेशन पर गाड़ियां आकर के लगी और जिसमें सारे के सारे मृत थे, सारे के सारे शव थे। अनेक लोग अपना जीवन बचा करके जैसे तैसे पहने हुए कपड़ों के साथ सारे जीवन की जमा पूंजी को वैसा ही छोड़ करके, जितना कुछ बांध करके अपने पीठ पर लाद सके उतना लेकर के जैसे तैसे परिवार को बचाते हुए और दोनों तरफ से सीमा पार करके भारत में आए। राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में आज भी ऐसे लोगों को हम जानते हैं। मैं स्वयं जानता हूं, मैं जोधपुर रहा 9 वर्ष। जोधपुर में सिंधी परिवार के ऐसे अनेक लोग थे जिनके रिश्तेदार, जिनके कोई संबंधी आज भी पाकिस्तान में रहते हैं और उत्सवों के समय उनका आना जाना रहता था। ऐसे अनेक लोगों को के साथ मिलना हुआ। आज भी किस प्रकार के अत्याचार हिंदुओं पर पाकिस्तान में होते हैं यह हम बार बार सुनते हैं। इसलिए विभाजन समाप्त नहीं हुआ है, विभाजन का घाव आज भी रिस रहा है, आज भी उसमें से रक्त निकल रहा है। आज भी हमारे बंधु जो रह गए वो उसे भुगत रहे हैं। और ये अचानक आया हुआ विभाजन नहीं था कि 1946 में घोषणा कर दी और रेड क्लिफ की लाइन बन गई और मानचित्र के ऊपर और पेन चला करके और भारत और पाकिस्तान को काट दिया। नहीं, 1905 के बंगाल विभाजन में उसके मूल हमको दिखाई देते हैं। लियाकत अली जैसे लोगों के, मोहम्मद अली जैसे भाइयों के द्वारा, सर सैयद अहमद खान जैसे तथाकथित विद्वानों के द्वारा, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की, उनके द्वारा 2 नेशन थ्योरी का प्रतिपादन किया गया। वह 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में 19वीं शताब्दी के अंत में किया गया। अंग्रेजों द्वारा जनगणना जो प्रारंभ की, उस जनगणना से ही यह विभेद प्रारंभ हुआ था। और इसलिए इस्लाम को मानने वाले हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, यह 2 नेशन थ्योरी देने का काम यह इन मुस्लिम नेताओं ने किया। अंग्रेजों ने निश्चित रूप से उसको खाद पानी डाला था, लेकिन हिंदुओं को, सावरकर को, हिंदू महासभा को जो उसका दोष दिया जाता है वो पूर्णतः असत्य है। 2 नेशन थ्योरी का स्वीकार तक नहीं किया, ना संघ ने किया, ना हिंदू महासभा ने किया और अनेक वर्षों तक कांग्रेस ने भी नहीं किया। उस समय कांग्रेस ही हिंदुओं के तरफ से अंग्रेजों के साथ बातचीत कर रही थी। बहुत बड़ी संख्या में जनहानि होने का एक कारण यह भी था, पाकिस्तान में रहने वाले, मतलब आज के पाकिस्तान में, उस समय के पंजाब में रहने वाले, उस समय के सिंध में रहने वाले, उस समय के बलूचिस्तान में रहने वाले, ऐसे उस समय के कश्मीर में रहने वाले, एक कश्मीर के अंदर रहने वाले
अनेक हिंदू भाइयों को, परिवारों को यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विभाजन हो। गांधी जैसे इतने बड़े नेता जब कहते हैं कि मेरे लाश के ऊपर विभाजन होगा, मेरी मृत्यु होगी, मेरा शव पहले कटेगा फिर विभाजन होगा, उसमें विश्वास कर लिए। कोई मूर्ख ही समझ सकता है या मूर्ख ही मान सकता है कि भारत का विभाजन हो। भारत के जो बाद में पहले प्रधानमंत्री नियुक्त हुए, उस नेहरू ने भी यही कही थी बात। सारे कांग्रेस के नेता विभाजन के विरुद्ध मत दे रहे थे, विभाजन नहीं होगा इसकी गारंटी दे रहे थे। और उसके कारण अनेक हिंदू जो 11 महीने पहले, जो साल भर पहले, जो 1.5 साल पहले व्यवस्थित अपनी सारी मालमत्ता संपदा को बेच करके और बहुत अच्छी तरह से माइग्रेट, स्थलांतरित तो हो सकते थे, वह स्थलांतरण हुआ नहीं। लोग पंजाब में, सिंध में, कश्मीर में, बलूचिस्तान में इस विश्वास से बने रहे कि भारत के टुकड़े नहीं हो सकते। लाहौर तो हिंदू बहुल था, 60% से अधिक, लगभग 80% जनसंख्या हिंदुओं की थी। जिस समय विभाजन स्वीकार कर लिया मौलाना आज़ाद ने, उसके ऊपर कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में विभाजन के उस करार के ऊपर हस्ताक्षर किया। ऐसा कहते हैं, राजकुमारी प्रीतम कौर ने लिखा है, अमृतसर की राजकुमारी प्रीतम कौर जो नेहरू के मंत्रिपरिषद में अकेली महिला थी, उन्होंने अपने आत्मकथा में लिखा है कि महात्मा गांधी को ध्यान नहीं था कि उसके ऊपर, महात्मा गांधी को अंधेरे में रखते हुए और उस कांग्रेस ने मान्यता दी थी विभाजन को मौलाना आज़ाद के और हस्ताक्षर से। और गांधी जी बहुत क्रुद्ध हुए थे मौलाना आज़ाद पर। ऐसा अमृतसर की महारानी प्रीतम कौर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, हम नहीं जानते। लेकिन कांग्रेस ने जब स्वीकार किया विभाजन को, उसके बाद भी लाहौर भारत में रहेगा यह विश्वास लाहौर के हिंदुओं के मन में था। कराची, सिंध के अनेक प्रदेश, सिंध के अनेक नगर, सिंध के अनेक गांव हिंदू बहुल थे। अभी भी राजस्थान से जुड़े हुए अनेक गांव हैं जहां के प्रधान चौधरी है, जहां के प्रधान हिंदू है। और ऐसे हिंदू बहुल गांव निश्चित रूप से भारत में आएंगे ऐसा मान करके उन लोगों ने भी स्थलांतरण नहीं किया। कुछ अत्यंत श्रीमंत लोगों को बहका करके जिन्ना के द्वारा रखा गया कि उनके रहने से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ठीक रहेगी। और बाद में उनके साथ क्या हुआ? एक समय 23 से 25% जो हिंदू जनसंख्या आज के पाकिस्तान में, उस समय के पश्चिमी पंजाब में, पश्चिमी पाकिस्तान में जो 23 से 25% तक हिंदू जनसंख्या थी, वो आज कितनी बची है? 8%, 9%, 2%, 3%, पता नहीं। 8% शायद बांग्लादेश में है। दोनों तरफ प्रचंड वंश निर्मूलन, प्रचंड नरसंहार हुआ, हिंदू समाप्त कर दिए गए। इस विभाजन का एक कारण यह झूठा भरोसा भी था। मन के अंदर विभाजन हुआ। 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। सारा भारत वंदे मातरम गाते हुए, जिससे 150 वर्ष अभी हम मना रहे, वंदे मातरम गाते हुए एक होता है और बंगाल के विभाजन के विरुद्ध वंग भंग का आंदोलन होता है। और अंग्रेजों को 1911 में विभाजन वापस लेना पड़ता है। 6 साल हम बिड़ जाते हैं। तो जिस समय 43-44 में भारत के विभाजन की बात हुई, वैसा ही विभाजन क्यों नहीं, वैसा ही आंदोलन हमारे लोगों ने क्यों नहीं किया उस समय के नेतृत्व में? जब बीबीसी ने नेहरू जी को पूछा कि आपने आंदोलन क्यों नहीं किया, वंग भंग के आंदोलन के समान भारत के विभाजन, पाकिस्तान के अलग होने का विरोध कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? नेहरू जी कहते हम थके हुए थे, हमारा नेतृत्व थका हुआ था। अरे उस समय जयप्रकाश नारायण आचार्य, कृपलानी जैसे युवा कार्यकर्ता थे, उनके हाथ में नेतृत्व देते थे, आप थक गए थे तो। लेकिन सत्ता की लालच में विभाजन को स्वीकार करा गया और देश बट गया में शेषाद्री जी अत्यंत अभिलेखों के और प्रत्यक्ष साक्ष्यों के साथ में इस बात को सिद्ध करते कि कैसे जिन्ना को प्रधानमंत्री बना देते तो भारत का विभाजन टल सकता था, लेकिन स्वीकार नहीं किया जिन्ना को प्रधानमंत्री के रूप में। और इसलिए जिन्ना को अलग प्रधानमंत्री बनना था और नेहरू को भी प्रधानमंत्री बनना था।
इसलिए इन व्यक्तिगत आकांक्षाओं के लिए देश के टुकड़े कर दिए। बंगाल का विभाजन तो अत्यंत हृदय द्रावक है। पंजाब के विभाजन के से तुलना तो किन्हीं त्रासदियों के विभाजनों की हो नहीं सकती, लेकिन बंगाल की विभीषिका का की चर्चा कम होती है, इसलिए ऐसा लगता है कि वहां कितना बड़ा विनाश हुआ। सूरावर्दी ने कलकत्ता में किए गए डायरेक्ट एक्शन के बारे में बंगाल फाइल्स में थोड़ा बहुत हमने देखा। मैं थोड़ा बहुत इसलिए कह रहा हूं कि जिस प्रकार का अत्याचार अनाचार हुआ है वो कैमरे से दिखाना असंभव है और सभा में बोलना भी असंभव है। इतना क्रूरता के साथ, अमानवीय तरीके के साथ हिंदुओं के परिवारों का और निर्दालन किया गया। चिटगांव में, सिलेट में, वीरगांव में, ये सारे हिंदू बोल। चटगांव में 90% हिंदू थे, लेकिन बांग्लादेश में है आज। उस समय पूर्वी पाकिस्तान में, सिलेट त्रिपुरा के पास में, कर्मकुंज के पास में, दक्षिण आसाम के पास में लगा हुआ जिला है, हिंदू बहुल जिला। आज भी बड़े असम में जितने बंगाली अपने को मिलते हैं उनमें से अधिकतर सिलेटी है, वहां की बांग्ला भाषा बोलते हैं। हमारे प्रधानमंत्री के और जो सलाहकार है संजीव सान्याल जी, आर्थिक सलाहकार, वह वहां से, वह सिलेट। वहां तो ऐसा कहते हैं कि उस सिलेट को भारत में लेने के लिए आंदोलन हुआ, उसके बाद अंग्रेजों ने वहां प्लेबिसाइट लिया, जनमत संग्रह किया और हिंदू अपने आलस के अंदर, अपने तमस के अंदर मतदान करने नहीं गया। मतदान केवल 60% हुआ और इस मुगालते में रहे कि हम तो 90% है, हम तो 80% है, यह तो भारत में ही जाएगा, और जनमत संग्रह हार गए। चटगांव चला गया, वीरगांव चला गया जो सिलीगुड़ी के पास में है। वो वीरगांव आज भी वहां पर बहुत बड़ी हिंदुओं की संख्या है। अभी जब बांग्लादेश में सारा गड़बड़ हुआ और हिंदुओं को मारे गए तो सर्वाधिक हिंदू वीरगांव में और चटगांव में मारे गए, और हिंदू एकत्रित आकर के हाथ में फरसा लेकर के और हाथ में डाव लेकर के, नारियल तोड़ने वाले चाकू को लेकर के हिंदू आकर के सड़क पे उतरे तो वो भी वीरगांव और चटगांव में थे। ये वीरगांव सिलीगुड़ी से 20 किलोमीटर के ऊपर है। अभी वहीं पर चीन को हवाई पट्टी खोलने के लिए बांग्लादेश बता रहा है। वो वीरगांव यदि भारत में होता तो आज जिसे हम चिकन नेक कहते हैं, वो मुर्गी का गर्दन नहीं होती, वो एक बहुत बड़ा हमारे पूरे भारत को, पूर्व को जोड़ता हुआ प्रदेश होता। इससे विभाजन में भी अंग्रेजों ने भारत के साथ धोखाधड़ी की और हमारा नेतृत्व सोता रहा। हमारा थका हुआ नेतृत्व अपने और सत्ता के स्वप्न देखता हुआ और अधूरे भारत के को और स्वतंत्र बनाने के लिए तैयार हो गया। इस इतिहास का स्मरण करना आवश्यक है, क्योंकि आज भी वो सारे के सारे बिंदु हमारे बीच में जीवित है। मैंने कहा आज भी अत्याचार चलता है। आज भी हिंदू बच्चियां, पाकिस्तान में हिंदू परिवार में यदि बच्ची का जन्म हो जाता है तो माता पिता परेशान हो जाते हैं कि इसको कैसे बचाएंगे जब ये जवान होगी, जब ये किशोरी होगी। सिख परिवारों के बच्चों को और अपहरण होना, उनके साथ में गलत कृत्य होना आज भी चल रहा है। विभाजन पूरा नहीं हुआ है, चल रहा है, उसका घाव आज भी रिस रहा है। एनीवे प्रॉपर्टी एक्ट अभी पिछले 2 वर्ष पहले और सरकार ने उसके ऊपर निर्णय लिया। एनीमी प्रॉपर्टी के बारे में भारत में निर्णय नहीं हुआ, वक्फ में चली गई। पाकिस्तान में जो हिंदुओं की संपदा थी वो वहां बचे हुए या यहां से गए हुए मुसलमानों में बांट दी, और भारत से जो मुसलमान पाकिस्तान चले गए और जिन्होंने अपनी लॉयल्टी बदल ली, उनकी प्रॉपर्टी के साथ कोई निर्णय सरकार ने नहीं किया, अभी तक नहीं किया। इसलिए आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, भावनात्मक रूप से यह विभाजन की विभीषिका का घाव आज भी हमारे मर्म पर चलता है। और यदि हम जागृत नहीं रहे तो अभी भी यह विभाजन होता रहेगा। सीएए को लेकर के हुए और जो प्रदर्शन थे, जो प्रोटेस्ट थे, और जिस प्रकार से सीएए का विरोध किया गया, सीएए क्या था उस समय?
1947 से प्रारंभ करके जो हिंदू विभाजन के समय इधर आए, उसके बाद में बार बार प्रताड़ना सह करके 2014 तक जिनको इधर आते रहना पड़ा, उनको भारत की नागरिकता देने के लिए सिटीजनशिप एक्ट के अंदर भारत के नागरिकता के अधिनियम में किए गए परिवर्तनों को और इस्लाम विरोधी बताया गया। अरे जो अत्याचार कर रहा है, उस अत्याचार के कारण और रिलीजियस परसिक्यूशन के कारण ही, मजहबी अत्याचार के कारण ही जो आ रहे, वो उस मजहब के तो नहीं होंगे ना, वो तो हिंदू होंगे, सिख होंगे, बौद्ध होंगे, जैन होंगे और ईसाई भी। उन सबको सीए में दिया गया, लेकिन उसका भी कितना विरोध भारत में हुआ। और कष्ट इस बात का होता है कि विरोध करने वाले केवल मुसलमान नहीं थे, हमारे आपके हिंदू भाई थे। आज भी हिंदू जगह नहीं है, इस विभाजन की विभीषिका का विस्मरण हो गया है। अभी जो पीढ़ी है जिसको ये सारे जेन जी, जेन अल्फा और क्या मिलेनियल के नाम दे रखे हैं, उनको तो ये इतिहास भी ढंग से नहीं बताया गया, उनको तो पता भी नहीं है। उनके सामने ये बात करते हैं तो वो कहते हैं क्या सांप्रदायिकता फैलाते हो, क्या हिंदू मुस्लिम करते हो। अरे हिंदू मुस्लिम करना नहीं है, अपने पूर्वजों के ऊपर हुए अन्याय अत्याचार और अपने बंधुओं के ऊपर आज भी हो रहे अन्याय और अत्याचार का स्मरण करना है। ये स्मरण नहीं करेंगे तो एक दिन आपके साथ भी वही होगा। संभल के हिंदुओं के साथ क्या हुआ, आज नेपाल में क्या हुआ, 7 सप्ताह भर पहले नेपाल का हिंदू जग गया, इसलिए उसने अत्याचार का प्रतिकार किया। हम कब जगेंगे, कब इस विभाजन का स्मरण रखेंगे, तब हमारे अंदर वह ज्योत जलेगी कि आज भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। आज हमारे घर के अंदर हलाल की इकोनॉमी घुस गई, आज हमारे परिवार में और लोग काम करने के लिए आते, तो वो उस दिन बेंगलोर में था, किसी कार्यकर्ता ने कहा कि घर में एक कमरा बना रहे, वो काम रुक गया। क्यों रुक गया? तो रे बांग्लादेश से आने वाले बांग्लादेशी मजदूर वापस नहीं आए हैं। बेंगलोर में घर बनाने का काम बांग्लादेशी मजदूर कर रहे, ये एक हिंदू कॉन्ट्रैक्टर बता रहा है। इस घुसपैठ ने आज देश की क्या स्थिति कर दी। डेमोग्राफी कमीशन अपना काम नहीं कर सकेगा जब तक हम जगेंगे नहीं, जब तक हम इस विभाजन की विभीषिका का स्मरण रखते हुए भारत को पुनः अखंड करने के लिए संकल्पबद्ध नहीं होंगे। ये भारत का अखंड होना भारत की सुरक्षा की आवश्यकता है, भारत का अखंड होना विश्व के कल्याण की आवश्यकता है, भारत का अखंड होना मानवता के कल्याण की आवश्यकता है। इसलिए आज के इस सत्र में इस विषय को आपके सामने रखते हुए मैं आप सब लोगों से आह्वान करना चाहूँगा कि इस इतिहास को ध्यान से पढ़े। डोमिनिक लापेर ने भी फ्रीडम एट मिडनाइट पुस्तक में माउंटबेटन के पत्र आदि सब बता करके अंग्रेज़ों के षड्यंत्र को भी बताया। लेकिन केवल अंग्रेज़ों का षड्यंत्र नहीं था, इतना ही बड़ा षड्यंत्र मुस्लिम लीग का था। और जिस मुस्लिम लीग ने भारत का विभाजन किया, वो मुस्लिम लीग आज केरल में सत्ता में है, सबसे बड़ा पार्टनर है यूडीएफ का। कांग्रेस के उनके विधायकों की संख्या 1-2 की फर्क है, इतने अधिक विधायक एक साथ वहां पर चुन करके आए। वही मुस्लिम लीग आज हैदराबाद के अंदर और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चला रही है। वही मुस्लिम लीग सारे भारत में यही विभाजन फिर से वही मुंह खोल करके कहते हैं कि पूरा वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे। अभी पिछले सप्ताह जब लोकसभा और राज्यसभा में वंदे मातरम को भी, पूरे वंदे मातरम को गाया जाएगा और वही सम्मान मिलेगा जो जनगण मन को मिलता है, इस प्रकार का जब संशोधन हुआ, तब उसका विरोध करने वाले लोग इसी देश की संसद में खड़े हुए थे। चुन करके आते हैं इस देश में आज भी। क्यों? क्योंकि हम विभाजन को भूल गए, क्योंकि हम अपने पूर्वजों के कष्ट को भूल गए, क्योंकि हम हमारे पूर्वजों के साथ हुए अन्याय को, अत्याचार को भूल गए। इसलिए स्वतंत्रता का आनंद मनाते हुए स्वाधीनता दिवस पर विजय का तिरंगा फहराते समय उन बंधुओं के रक्त का भी स्मरण करना चाहिए जो बहा है, उन माताओं के साथ हुए अन्याय को भी स्मरण करना है जो आपके पूर्वज थे। भारत माता की कटी भुजाओं का स्मरण करना है, सप्त सिंधु में से कट गई 4 नदियों का स्मरण करना है। कहते पंजाब है लेकिन 5 नदियां बची नहीं, 3 ही बची।
वैसे तो मूलतः सप्त सिंधु है, लेकिन वो कट गया। वंग गाते हैं जनगण मन में, उत्कल वंग कहते हैं, लेकिन वह वंग आज पूरा हमारा नहीं है। स्वामी विवेकानंद की और कुल देवी ढाकेश्वरी आज भारत में नहीं है। भारत के अनेक लोगों की और देवी हिंगलाज माता आज भारत में नहीं है। इसलिए संकल्प लेने की आवश्यकता है। पाणिनि ने जहां संस्कृत के अष्टाध्यायी लिखी और पतंजलि ने जहां योग सूत्र लिखे, वह लाहौर आज भारत में नहीं है। जहां आर्य समाज का एक समय मुख्यालय था, वो लाहौर आज भारत में नहीं है। व्यास महर्षि की तपस्या के कारण जिसका नाम व्यास पड़ा, जिस नदी का, वो आज भारत में नहीं है। इसलिए अपनी शपथ को स्मरण करना है, रावी की शपथ को। 15 अगस्त 1947 को पांडिचेरी से आकाशवाणी पर दिए गए अपने भाषण में महर्षि अरविंद ने भविष्यवाणी की थी कि यह विभाजन अप्राकृतिक, असांस्कृतिक और अभौगोलिक है। ज्योग्राफी के भी एंटी जियोग्राफिकल कहा था उन्होंने। इसलिए इसका समाप्त होना अवश्यम भावी है। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि भारत पुनः एक होगा। महर्षि अरविंद का स्वप्न, अटल जी की कविता में दिखा हुआ संकल्प, भारत की संसद में लिए गए अनेक संकल्प, उन सब को पूर्ण करके अखंड भारत को पुनः बनाना, अफगानिस्तान से लेकर और शाम देश थाईलैंड तक, इंडोनेशिया और बाली तक, म्यांमार तक एक भारत। जहां माता सीता ने शोक किया, वो श्रीलंका, वह भारत का हिस्सा थी। स्वामी विवेकानंद जब कोलंबो में आए तो भारतवासी के रूप में उनका स्वागत हुआ। 1919 में श्रीलंका को अलग दिया, कोई आंदोलन नहीं हुआ। 1923 में बर्मा को अलग किया, कोई आंदोलन नहीं हुआ। जहां बैठ करके गीता रहस्य लिखा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने, वह मांडले आज भारत में नहीं है, वो ब्रह्मदेश में था और वो म्यांमार हो गया। अंग्रेजों ने एडमिनिस्ट्रेटिव नाम से उसको अलग कर दिया, अफगानिस्तान को एडमिनिस्ट्रेटिव नाम से अलग कर दिया। अरे ये सब भारत का हिस्सा थे। इसलिए पाकिस्तान तो अंतिम विभाजन था। 27 देश जम्बू द्वीप में से खड़े हुए, उन सबका एक संघ खड़ा करना। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ जम्बू द्वीप, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ भारत खड़ा होगा। एक दिन हमारे आंखों के सामने भारत जीते जी अखंड होगा, यह स्वप्न मन में धारण करें। यह ऋषियों की वाणी है। आज पाकिस्तान की वाट लगी हुई है। जिस प्रकार अभी 11 तारीख को बलूचिस्तान ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया, जो काम पख्तूनिस्तान में चल रहा है, जो पाक अधिक्रांत जम्मू कश्मीर में चल रहा है, उस सब को देखते हुए 2047 से पहले, स्वाधीनता को 100 वर्ष पूर्ण होने से पहले विभाजन समाप्त करने का संकल्प लेते हुए इस विभाषण विभीषिका का स्मरण सब लोग करें, ऐसा आह्वान करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।